अच्छा जी, अब जो है ऐसा कर लेते हैं कि एक एल्गोरिथम यहाँ समझ लेते हैं कि फ़र्क क्या है एल्गोरिथम में। तो पहला एल्गोरिथम जो है वो आपका है, मतलब है तो काफ़ी सारे एल्गोरिथम, अगर मैं थोड़ा सा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च में ही कितने सारे एल्गोरिथम हैं। अगर हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च की बात करें तो हमारे पास पहला एल्गोरिथम कहलाता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BFS। BFS क्लियर? अच्छा, BFS की तरह का ही एक एल्गोरिथम होता है जिसको हम, मतलब BFS में ही कुछ चेंजेस करके बनता है, वो कहलाता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। UCS। फिर एक और एल्गोरिथम है जो कहलाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। DFS। फिर एक और एल्गोरिथम है वो कहलाता है डेप्थ लिमिटेड सर्च। DLS। एक और एल्गोरिथम है जिसका नाम है आइटरेटिव डीपिंग सर्च। ये कहलाता है IDS। ठीक है, तो आइटरेटिव डीपिंग सर्च है IDS। तो ये डिफरेंट एल्गोरिथम जो कि सारे अनइन्फॉर्म है। अगर BFS समझ लेंगे तो उसमें चंद चेंजेस होते हैं जिससे ये बन जाता है। और अगर DFS समझ लेंगे तो ये दोनों तो एक मिनट के हैं, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो दोनों 3 3 4 4 मिनट में ये दोनों एल्गोरिथम हमें समझ में आ जाते हैं। तो ये 5 एल्गोरिथम है अनइन्फॉर्म में। एक और भी है वो कहलाता है बाई डायरेक्शनल सर्च। ये नंबर वाइज तो बहुत लग रहे हैं लेकिन ये सारे बड़े आसान एल्गोरिथम हैं, और शायद आपने इनके बारे में कहीं सुना भी हो, खासतौर पर DFS और BFS के बारे में। जी, ऐसा है या नहीं है? क्या इन दो एल्गोरिथम के बारे में सुना है डेटा स्ट्रक्चर में, या किसी और में DAA पढ़ा हो, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो, उस पर कहीं सुना हो? ठीक है, तो आज हम इन एल्गोरिथम्स को दोबारा देख रहे हैं AI के पर्सपेक्टिव से, और पढ़ा होगा हमने, जाहिर सी बात है। ठीक है, स्लाइड में मौजूद है ये नाम सारे। सबसे पहले हम बात करते हैं BFS की। अच्छा, जब मैं आपको बोर्ड पे कोई चीज़ समझाऊंगा तो बेसिकली देखिए, बोर्ड पे स्पेस का मसला है और दूसरी चीज़ों का मसला है। तो डोंट थिंक कि मैं पूरी पूरी स्टेज बनाऊंगा। तो अगर फर्ज करें मैंने ये लिखा है A, तो मैं ये बिलीव करता हूँ आप ये समझ सकते हैं इस A का मतलब है, आ, इस A का मतलब है कि ये कोई स्टेट है, ये ऐसी स्टेट है कोई। अगर मैं 8 टाइप पजल की बात करूं तो ये ऐसी कोई स्टेट है कि 1 2 3 5 6 7 8 4, ये ऐसी कोई स्टेट है। तो मैं अब ये नहीं बनाऊंगा बारी बारी, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब आप ना BFS पढ़ लें स्टेट्स पे, तो कोई सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस A का मतलब सिर्फ A नहीं है, इस A के अंदर कोई स्टेट छुपी हुई है। लेकिन चूंकि हमारा टारगेट वो नहीं है, हमारा टारगेट है अभी एल्गोरिथम समझना, तो हम एल्गोरिथम को स्टेट्स वाइज समझ रहे हैं। B, C, DEF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P। ये एक ट्री मैंने बना दी। ठीक है, अब हमें ये कहा गया कि हम इस ट्री के अंदर आपको सर्च करके दें। क्या सर्च करके दें? K सर्च करके दें।
इनफैक्ट इस ट्री के अंदर हम आपको जे सर्च करके दें, जे, ठीक है। तो हमारा गोल क्या हो गया, जे हो गया। पहले तो हम एल्गोरिथम समझ लेते हैं कि बीएफएस काम कैसे करता है, फिर मतलब पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि एक बीएफएस एल्गोरिथम आपको इस तरह से आंसर ला के देगा, फिर हम ये समझेंगे कि वो चीज अचीव करने के लिए हमें कोडिंग में क्या करना पड़ता है, मतलब एल्गोरिथम वाइज क्या करना पड़ता है। फिर तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि बीएफएस की वो जो चार हमने चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, ऑप्टिमल, टाइम स्पेस, ये चारों चीजें हम पढ़ेंगे कि भाई ये चार चीजें जो है बीएफएस की कैसी है, क्योंकि जब मैं कोई एल्गोरिथम पढ़ लूंगा तो दूसरे एल्गोरिथम से उसको कंपेयर करने के लिए मुझे वो चार चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कि बीएफएस का अपना तरीका क्या है। वो तरीका सही है या गलत है वो हमारा मसला ही नहीं है, हम बीएफएस पढ़ रहे हैं। आपको बीएफएस पढ़ने के बाद लगे सर इसमें तो ये मसले हैं, तो आप ना यूज करें। आपको बीएफएस पढ़ने के बाद लगे नहीं ये सर बहुत अच्छा है तो आप यूज कर लें। आपको मसले लगते हैं वो आपकी प्रॉब्लम के लिए लग रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा है वो भी आपको प्रॉब्लम के लिए लग रहा होगा जो आपकी प्रॉब्लम है। तो अगेन बीएफएस यूज करें या ना करें वो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन बीएफएस एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जो कि यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं सबसे पहले बीएफएस। तो बीएफएस का तरीका यह है कि ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करता है। लेवल ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये लेवल वाइज ट्री में ट्रैवर्स करता है। मतलब क्या है इसका कि सबसे पहले ये जाएगा ए पर, फिर ये जाएगा सेकंड लेवल पर, और सेकंड लेवल में लेफ्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। तो टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करता है। तो अगेन ये जाएगा फिर बी पर, बी से पूछेगा, सी से पूछेगा, बी से पूछेगा, ई से पूछेगा, एफ, जी, एच, आई और ये मिल जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है। अच्छा ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं तो इसलिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है, बट ये जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही आए। अगर यहाँ जेड लिखा होता तो डी की जगह पे जेड आ जाता। क्लियर हो रही है बात। इसका ट्रैवर्सिंग का तरीका ये है कि ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करता है, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। ये बात समझ में आ रही है। एक्चुअली वी आर स्टडिंग बीएफएस, तो वो ऐसे काम करता है। क्यों करता है इसका जवाब तो नहीं, कैसे करवाना है इसको ये काम वो जवाब है हमारे पास। ठीक है। तो ये सवाल तो बड़ा ही इलॉजिकल हो जाएगा करके पूछेगा कि सर ऐसे क्यों करता है, ये तो बीएफएस है ना, तो वो उसकी मर्जी है, जिसने बनाया है उसने बताया कि ऐसे काम करेगा। अब सवाल ये आता है कि पहले तो मुझे बताइए कि ट्रैवर्सिंग समझ में आ गई कि कैसे कर रहा है। पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड लेफ्ट टू राइट। इज इट क्लियर। सही हो गई बात। ठीक है। अब हमने आपको एक ट्री जो बनाई है उसमें कॉस्ट गिवन नहीं है। जो हमने आपको ट्री दी है उसमें कॉस्ट गिवन नहीं है। कॉस्ट गिवन होती भी तब भी ये अनइंफॉर्म सर्च ही होता है। क्यों, क्योंकि जी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने इसलिए लिखा है कि आसानी रहती है, अदरवाइज अगर यहाँ जेड होता तो यहाँ जेड आ जाता। ठीक है, लिखिए जाए ताकि कंफ्यूज ही ना हो। ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, ये बेसिकली टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट है। अच्छा जी। अब आ जाते हैं वापस, इसको जे ढूंढना था इसने जे ढूंढ लिया। अब सवाल ये आता है कि सर इसको बनाना है, इसको हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, एल्गोरिथम बता दें इसका। तो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है। ट्री में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये कहता है कि इफ आई एम एट नोड ए, इफ आई एम एट नोड ए, so I can have address of all of my child, चाहे वो लेफ्ट चाइल्ड हो, चाहे वो राइट चाइल्ड हो, चाहे वो एक से ज्यादा चाइल्ड हो। मेरे पास अगर मैं पेरेंट हूं तो मेरे पास तमाम चाइल्ड का एड्रेस होगा। ऐसा ही है ना। ये तो हमने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की हुई है आपके लिए, ये तो हमने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की हुई है आपके लिए। लेकिन अगर फर्ज करें तो ऐसा तो नहीं होता ना कनेक्शन बना के दिखाए हुए हो, ये बी है ये सी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये कनेक्शन बने हुए होते हैं। ए के पास एड्रेस लिखा हुआ होता है बी का, ए के पास एड्रेस लिखा होता है सी का, इसलिए हम इसको ऐसे बना देते हैं।
ऐसा ही है ना। तो सवाल ये है कि अगर मैं बीएफएस इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं तो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ट्री की क्लियर है। ट्री की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि पेरेंट के पास चाइल्ड का एड्रेस होता है, चाइल्ड के पास पेरेंट का एड्रेस नहीं होता। इज इट क्लियर? चाइल्ड के पास पेरेंट का एड्रेस नहीं होता। इज इट क्लियर? हो सकता है वो अलग चीज हो जाएगी, ट्री के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो वे फॉर बी टू रीच अगेन टू ए। क्लियर हो गई? बी के पास ऐसी कोई लॉजिक नहीं है कि वो ए पे जा सके। अच्छा जी, वापस चलते हैं आगे, क्योंकि ये ट्री है, ये ग्राफ नहीं है। अगर वो ग्राफ होता तो बात अलग थी, लेकिन मैं ट्री का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये पर। भाई रूट का एड्रेस हमारी ट्री में गिवन होता है, हमने ट्री पढ़ी हुई है, तो रूट का जो एड्रेस होता है वो हमें गिवन होता है। हमें बात बहुत अच्छे से पता है कि जो रूट का एड्रेस होता है वो गिवन होता है। इसका मतलब हम ए पे जा सकते हैं। ए पे गए, अब ए पे जाके हमने गोल टेस्ट किया। हमने ए पे जाके गोल टेस्ट किया, क्या ये जे है? गोल टेस्ट का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो गोल पे डिपेंडेंट है। अभी फिलहाल क्या हम मैचिंग कर रहे हैं, क्या ए जे के बराबर है? डेफिनेटली ए जे के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द बीएफएस मुझे अब कहां जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए किस पर? बी पर। ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो मैं बी पे जा सकता हूं क्या? मैं ए से बी पे जा सकता हूं क्या? ट्री मुझे अलाउ कर रही है कि मैं ए से बी पे जा सकता हूं? मैं जा सकता हूं। तो मैं बी पे चला गया। बी पे पहुंचने के बाद मैंने बी से पूछा, क्या आपके पास आप गोल हैं, मतलब आप जे हैं? उसने कहा नहीं, मैं जे नहीं हूं। तो इसका मतलब है अब मुझे अकॉर्डिंग टू बीएफएस कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? जेड पर। क्या बी पे खड़े होके मैं जेड पे जा सकता हूं? जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बी पे खड़े होकर जेड पे नहीं जा सकता। इसका मतलब है मैं बीएफएस को ऐसे तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। क्लियर? अब प्रॉब्लम यह है कि सवाल का जवाब भी चाहिए मुझे कि सर कैसे जाऊं बी से जेड पर। तो अब अकॉर्डिंग टू द गिवन विजुअलाइजेशन मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि मैं बी से ए पे जाऊं और ए से जेड पे चले जाऊं। ऐसा ही है? अब अगर मैं ये काम कर लूं, फर्ज कर ले मैं ये काम कर लूं, फर्ज कर ले, फर्ज कर ले मैं ये काम कर लूं। फर्ज का मतलब होता है कि आपने सिर्फ सपोज सपोज कर लिया कि मैं ये काम कर लेता हूं और मैंने ये काम कर लिया और मैं जेड पे चला गया। अब जेड से पूछता हूं कि आप मेरे जे हैं? वो कहता नहीं, मैं जे नहीं हूं। तो अब जेड से मुझे कहां जाना है? डी पर। और जेड से डी पे जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर आपने वही लॉजिक लगाई कि जेड ए बी डी। ठीक है, फिर डी से वापस बी, फिर ई। फर्ज कर लिया आप यहां पर एन पर, और आपको एन के बाद कहां जाना था? एन के बाद आपको कहां जाना है? ओ पर। तो आप एन से के पे जाएंगे, के से जी पे जाएंगे, जी से जेड पर, जेड से एच पे, फिर तो इसका मतलब है ये चीज तो बड़ी इलॉजिकल सी होगी। सही कह रहा है गलत? कि ये चीज तो समझ में ही नहीं आ रही कि सर ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा हम उन नोड को विजिट करते रहेंगे जिनको हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। भाई अगर आप किसी जगह पे रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप अपने घर में कोई सामान ढूंढ रहे हैं तो क्या आप अपने घर में कोई चीज आपकी खो गई है, फर्स्ट करें आपकी वॉच खो गई है, रिस्ट वॉच, और आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप एक कबर्ड में चेक कर लेते हैं तो क्या आप दोबारा उस कबर्ड में जाएंगे? डेफिनेटली नहीं जाएंगे। या अगर आप किसी बॉक्स में चेक कर लेते हैं तो आप दोबारा उस बॉक्स में नहीं देखेंगे। नहीं अमार, मैं बता रहा हूं बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस नोड को आप विजिट करते हैं उस नोड को दोबारा विजिट करना सर्चिंग में मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप तो सर्चिंग कर रहे हैं और आपका टारगेट ये है कि जो चीज आप सर्च कर रहे हैं अगर एक जगह आपने देख ली है, आप दोबारा उस जगह पे क्यों जाएंगे? लॉजिकल सी बात है या नहीं है? आप कहीं कोई एड्रेस सर्च कर रहे हैं तो जिस गली में आप जा चुके हैं, गलती से तो आप जा सकते हैं, जानबूझ के नहीं जाएंगे उस गली में अगर आपने पहले मालूम कर लिया है। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है ये तरीका तो सही नहीं है। सही कह रहा हूं गलत?
पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। इसका कोई तरीका सही नहीं है, इसका मतलब है कोई ना मैकेनिज्म होना चाहिए। तो अब जवाब आप में से शायद किसी को पता हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो बता दें कि क्या होना चाहिए इसका तरीका कि मुझे ये पाथ अचीव हो जाए। कोई लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाए, कोई चीज यूज कर लें, ठीक है। एक स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रिंज। क्या कहते हैं? फ्रिंज। फ्रिंज एक कॉमन नेम है, फ्रिंज। और फ्रिंज में जो लॉजिक यूज करेंगे वो करेंगे फीफो की। क्या यूज करेंगे? फीफो की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू। सबने पढ़ा हुआ होगा ये, ठीक है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आ जाते हैं वापस, रूट से पूछा ए से, क्या आप मेरे गोल स्टेट पे हैं? तो रूट ने मना किया। गौर से सुनिएगा, बहुत आसान सी बात कर रहा हूं। रूट से पूछा क्या आप मेरे गोल स्टेट पे हैं? उसने बोला नहीं। तो मैंने ये कहा कि यार तुम्हारी जो चाइल्ड है, अच्छा मुझे ये बात क्लियर बता दें, क्या मैं ए पे खड़े होकर उसकी तमाम चाइल्ड को देख सकता हूं? क्या मैं ए पे खड़े होकर उसकी तमाम चाइल्ड को देख सकता हूं ना? तो ए से पूछा भी तुम्हारे चाइल्ड कौन से? उसने बोला बी एंड सी। तो मैंने ये कहा यार अपने चाइल्ड को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जरा मेरी फ्रिज में रख दो। तो उसने बोला ठीक है। उसने बोला पहले बी रख देता हूं, फिर सी को रख देता हूं। उसने बोला पहले बी को रख देता हूं, फिर सी को रख देता हूं। ये पॉइंट समझ में आया? सिर्फ इतना पॉइंट बता दें, क्योंकि मैं ए पे खड़ा होता, तो ए पे खड़े होकर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बी और सी को एक्सेस कर सकता हूं। क्लियर? तो मैंने बी और सी को फ्रिज में रख दिया, और ए जो है वो मैंने चेक कर लिया कि मेरे पास ये ए पे आंसर मौजूद है। अब मैं टी को भूल गया और मैंने फ्रिज से कहा कि भाई तुम जिस लॉजिक पे, बेटा ए के पास दोनों सी यार मतलब जेड, बता दो गलती कर दी है तो जेड की बात होगी, ठीक है, जेड की बात होगी, बता दिया करो ऐसी कोई गलती हो जाए। अच्छा जी, अब आपने ए को चेक कर लिया, तो मतलब ए को आपने चेक करके अपना टाइम वेस्ट कर लिया। वेस्ट का मतलब ये कि ये टाइम यूज हो चुका है, लेकिन अभी तक आपने बी और जेड को चेक नहीं किया। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह की मिसाल है कि मैं गली से निकला, बाहर 4 गलियां कनेक्टेड है, उन चारों को मैंने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया, लेकिन जाऊंगा मैं किसी एक गली में। क्लियर होगी बात? और हमें पता है कि हमारी मेमोरी में हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अब यहां से बोलूंगा कि तुम किस लॉजिक पे काम कर रहे हो? उसने बोला फीफो पे। तो मैंने कहा मुझे एक मेंबर दो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत मुझे क्या मिलेगा? बी। मैं बी को बाहर निकाल लूंगा। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? और बी को जैसे ही बाहर निकालूंगा तो यहां से डिलीट कर दूंगा। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? अब बी से पूछूंगा क्या आप मेरे गोल स्टेट पे हैं? तो बी कहेगा नहीं मैं गोल स्टेट पे नहीं हूं। तो बी से भी वही बोलूंगा जो ए से बोला था, और बी से बोलूंगा कि आप अपने चाइल्ड मेरे फ्रिज के अंदर स्टोर कर दें। तो उसके चाइल्ड कितने हैं? 3। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले कौन आएगा? डी, फिर आएगा ई, फिर आएगा एफ। सही है? गॉट इट? बस फिर बी भी चेक हो गया। अब दोबारा फ्रिज के पास जाऊंगा, बोलूंगा नेक्स्ट नंबर, वो मुझे जेड दे देगा, और जेड को यहाँ से डिलीट कर देंगे, और जेड से कहेंगे कि आप जे हैं, वो कहेगा नहीं, तो उसके जो चाइल्ड है जी और एच वो यहाँ स्टोर कर देंगे। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? जी और एच हम स्टोर कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। सपोज कर लेंगे हम ढूंढ रहे हैं ई को। हम ढूंढ रहे हैं ई को, मैं जे पे नहीं जा रहा ताकि क्वेश्चन जल्दी खत्म हो। हम ढूंढ रहे हैं ई को, जी को ढूंढना, ठीक है।
अब मैं दोबारा आगे गया और मैंने डी बाहर निकाला, और डी को बाहर निकालने के बाद डी के चाइल्ड कोई नहीं है, उसको डिलीट कर दिया। फिर मैं आगे गया, मैंने ई को बाहर निकाला, ई के चाइल्ड है आई और जे, और मैंने उसको सेव करवा दिया। फिर मैंने ई के बाद एफ को बाहर निकाला, एफ का कोई चाइल्ड नहीं है। फिर मैं आया जी, और जैसे मैंने जी को बाहर निकाला तो जी मेरे पास मेरा आंसर आ गया। तो आई बिलीव कि ये मैकेनिज्म किस तरह से काम कर रहा है ये आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसा ही है, ये मेथड किस तरीके से काम कर रहा है, इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रिंज एक जनरल वर्ड है, बेसिकली फ्रिंज के अंदर जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो क्यू का स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। तो फ्रिंज एक जनरल वर्ड है, हर एल्गोरिथम में मैं फ्रिंज यूज करूंगा, लेकिन फिलहाल इसके अंदर जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो किसका यूज हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंडरस्टैंडिंग में? अब मेरे कुछ सवालात है जो मैं हर एल्गोरिथम में आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले सोच के मुझे ये बताइएगा, सोच के जवाब दीजिएगा, क्या बीएफएस कंप्लीट है या नहीं है? पहली बात सुन लीजिए, आंसर नहीं दीजिएगा। आपके पास अगर एक प्रॉब्लम में आंसर आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है एल्गोरिथम कंप्लीट है। हर प्रॉब्लम में आंसर देगा तो एल्गोरिथम कंप्लीट है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप एक एल्गोरिथम, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम में आपका आंसर आ गया तो आप बोल रहे हैं कंप्लीट है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने अपने विजन को बड़ा ब्रॉड करना है और आपने सोचना है कि हर प्रॉब्लम में क्या बीएफएस गारंटी देता है कि मैं आंसर लाके दूंगा, इसकी लॉजिक के हिसाब से सोचना है। आपने ये नहीं सोचना कि हाँ सर इस सवाल में आ गया, इसमें तो देखें आ गया है, तो इसमें सिर्फ आप नहीं बोलेंगे कंप्लीट है। आप ओवरऑल सोचें कि अगर कोई और प्रॉब्लम होती, इसके काम करने का तरीका कैसा है, क्या उस तरीके से हमेशा आंसर आ सकता है, तो आप मुझे बोलेंगे कंप्लीट है, अदरवाइज आप बोलेंगे कंप्लीट नहीं है। जी, आपका जवाब क्या है? क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? जवाब क्या है, कंप्लीट है या नहीं है? क्या बीएफएस कंप्लीट है या नहीं है? आवाज आ रही है? नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या रीजन है इसके कंप्लीट ना होने का? क्यों आपको लग रहा है कि कंप्लीट नहीं है? अच्छा, बस नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि तुम्हें लग रहा है, रीजन नहीं है कोई हमारे पास। सही है। और कोई बताए कि भाई क्या रीजन है आपको लग रहा है कि कंप्लीट नहीं है? तो यार अगर सर्चिंग चलती रहेगी मसूद, तो अगर आंसर आपको बीच में मिल जाएगा तो ये रुकेगी नहीं सर्चिंग। आप एक मार्केट में गए, अगर नहीं मिला तो आंसर नहीं होगा। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल, वसीम जो जवाब दे रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, और ये मुजम्मिल भी जो जवाब दे रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। तो जब आप मेक श्योर कर रहे हैं कि मैं किसी को छोड़ ही नहीं रहा, तो यार अगर मैं 100 लेवल्स तक भी चला जाऊं तो अगर आंसर होगा तो मैं किसी को छोड़ सकता हूं? मुझे बताएं। मैं आपसे कहता हूं कि इस शॉपिंग मॉल में जाके आपने ये चीज ढूंढ के लानी है। अब आप हर शॉप पे जा रहे हैं सीक्वेंस से, तो आप किसी शॉप को छोड़ ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली अगर इस मॉल के अंदर वो चीज मौजूद होगी तो आप मिस कर सकते हैं? आप मिस नहीं कर सकते ना। मैं आपसे कहता हूँ मार्केट जाइए और मार्केट में जाके ये वाली चीज लेके आ जाइए। आप मार्केट में हर दुकान पे जा रहे हैं लाइन से, जब आप किसी दुकान को छोड़ ही नहीं रहे, जब आप किसी दुकान को छोड़ ही नहीं रहे, तो आप बताएं क्या उस चीज को आप
अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको वो चीज लाजमी मिल जाएगी। भाई देखें, अगर आप मुझे बोलें तो सर मैं 100 लेवल्स तक चला गया, आंसर नहीं मिला, और आंसर पड़ा हुआ था 22 लेवल्स पे, तो क्या ये बात इलॉजिकल नहीं है कि 22 लेवल्स पे अगर आंसर पड़ा हुआ था और आप 23 पे पहुंच जाए? अगर 22 पे था तो आपको मिल जाना चाहिए वहां पर। सही कह रहा हूं गलत? मुझे जवाब नहीं मिल रहा। तो आप मेक श्योर करते हुए चल रहे हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये स्लो है या फास्ट है, अभी सिर्फ सवाल क्या हो रहा है कि सर कंप्लीट है या नहीं है। तो ये एल्गोरिथम गारंटी देता है कि आंसर होगा तो मैं लाके दूंगा। अब अगर तुम्हारा आंसर ही बहुत नीचे पड़ा हुआ है, सबसे नीचे पड़ा हुआ है, तो ये देर में लाके देगा, वो अलग बात हो गई। बात ये हुई नहीं कि जल्दी ला रहा है देर में ला रहा है, अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कंप्लीट है या नहीं है। तो बीएफएस इज कंप्लीट। क्लियर हो गई बात? अगर इस जवाब में भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि बीएफएस कंप्लीट है। आपके कॉन्सेप्ट को गलत समझने से वो कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट वो वैसे ही। तो आप कोई सी भी प्रॉब्लम ले आए, जब ये लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग कर रहा होगा तो ये जिस लेवल से आगे बढ़ेगा, जिस लेवल से आगे बढ़ेगा, तो ये मेक श्योर कर लेगा कि जिस लेवल से मैं आगे बढ़ रहा हूँ उससे पहले वाले लेवल पर आंसर नहीं था जब भी मैं आगे बढ़ा। तो अगर देखें मैं यहाँ पहुंच गया था तो इसका मतलब है इस वाले लेवल पर आंसर नहीं था जब भी मैं नीचे गया। गॉट इट? ये कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल है, मसूद ये पॉइंट तो मैंने शुरू में बता दिया था ना बेटा, कंप्लीटनेस की तो बात आप जब ही करेंगे जब आंसर मौजूद हो, वरना तो कंप्लीटनेस वो तो मैं भी हो जाऊं, कोई भी एल्गोरिथम हो जाए, अभी चीज मौजूद ही नहीं है तो कहां से आएगी? तो हमने तो शुरू में कंप्लीट बताते हुए यही बात बोली थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आपके ख्याल में ये ऑप्टिमल है या नहीं है? जितना आपने पढ़ा है उतनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप मुझे बताइए कि ये ऑप्टिमल है या नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से बताइए कि क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं। इफ एल्स कुछ भी नहीं है, जितना आपने पढ़ा उसके हिसाब से बताना है। कुछ आगे पीछे का नहीं सोचना कि सर ऐसा हो गया तो क्या होगा। आपने जितना पढ़ा उसके हिसाब से आपको क्या लगता है ऑप्टिमल है या नहीं? फिर हम कहती हैं है, आयशा कहती हैं है। अच्छा क्यों है, जरा कोई एक्सप्लेन कर दे जल्दी से, शाबाश। तो सर ये इसलिए ऑप्टिमल है, जैसे अभी हमने डिस्क्रिप्शन में लिख के लिए बताया ना सर को, इसी तरीके से आप जरा ऑप्टिमल का भी बता दें कि सर क्यों है ये ऑप्टिमल, ताकि फिर हम उस पर बात कर लें। ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे दे रहा है वो, कैसे पता चला आपको ऑप्टिमल है? अभी तो आपको सिर्फ जी मिला है, आपको कैसे पता ये जी बेहतर है? नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग अभी मेरी पॉइंट है समझे नहीं। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट करेक्ट पॉइंट, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट ऑप्टिमल का मतलब ये होता है कि इफ यू हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, इफ यू हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, तो उनमें से जो बेहतर सॉल्यूशन है, क्या आपका एल्गोरिथम वो लाके दे रहा है? मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन है आपके पास, तो क्या आपका एल्गोरिथम आपको बेहतर सॉल्यूशन लाके दे रहा है? अब बेहतर का क्राइटेरिया आपने सेट करना है। यूसुफ कह रहे हैं कॉस्ट कंसीडर करेंगे, तो नहीं सर, नहीं नहीं सर, ताकि देखें एक चीज समझ लें, मुझे बताएं एक जी यहां पर मौजूद है, ये दो जी मौजूद है, हो सकता है ना कि एक सिस्टम में एक से ज्यादा आंसर हो। अब मेरी बात सुन ले, छोड़े इसको, अब डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई, आप लोग भी पहले मेरी बात सुन लें। मुझे बताएं, ये बात तो सबको पता है ना कि एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं? ये बात तो सबको पता है कि एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो इस वक्त दो आंसर मौजूद हैं, क्या हमें कॉस्ट गिवन है? क्या हमें कॉस्ट गिवन है?
जब हमें कॉस्ट गिवन नहीं होती तो हम कॉस्ट कितनी कंसीडर करते हैं, 1 इसका मतलब हर स्टेप की कॉस्ट 1 ले लो, सही है। अब यहां से यहां पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 2, ऐसा ही है। और यहां से यहां पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 1 2 3 4। तो एक जी कह रहा है मैं 2 कॉस्ट पे हूं, एक जी कह रहा है मैं 4 पे हूं, कौन सा बेहतर है, 2 वाला। तो आपके बीएफएस ने आपको कौन सा आंसर लाके दिया है, 2 वाला 4 वाला, 2 वाला, तो इसका मतलब ऑप्टिमल है। और हमेशा वो यही करेगा, एक आंसर नीचे एक आंसर ऊपर है, बीएफएस की लॉजिक ये कहती है कि ऊपर वाला आंसर लाके देगा। अभी मैं ऐड करूंगा इसमें चीजें, अभी मैं ऐड करूंगा इसमें चीजें, ठीक है। अभी अपने पास से कोई चीज नहीं बोलिएगा, सिर्फ जितना बताया उतना सुन लें। बीएफएस की लॉजिक क्या कहती है, मैं हमेशा ऊपर वाला आंसर लाके दूंगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दें कि इफ स्टेप कॉस्ट इज इक्वल टू 1, इफ स्टेप कॉस्ट इज इक्वल टू 1 तो बीएफएस ऑप्टिमल है। इफ स्टेप कॉस्ट इज इक्वल टू 1 तो बीएफएस ऑप्टिमल है। अगर ऑल स्टेप कॉस्ट इज इक्वल टू 1 तो बीएफएस ऑप्टिमल है। उसका रीजन ये है कि फर्ज कर लें यहां लिखा होता है 2, यहां लिखा होता है 2, यहां लिखा होता है 2 और यहां लिखा होता है 9, तो ये कितना बन गया, 15 बन गया। कितना बन गया ये वाला डिस्टेंस कितना बन गया, 15। इसका मतलब ये 15 बन गया। और फर्ज कर लें ये लिखा होता 50 और ये लिखा होता 20, तो ये कितना बन गया, 70, सही है। एक 15 बन गया, एक 70। अब बताएं कौन सा बेहतर है आंसर, 15। लेकिन बीएफएस कौन सा लाके देगा आपको, तो इसका मतलब है अगर स्टेप कॉस्ट बराबर ना हो तो बीएफएस माइट भी पॉसिबल आपको वो आंसर लाके दे दे जो ऑप्टिमल ना हो। तो बीएफएस को आप ऑप्टिमल जब कहते हैं जब आपकी स्टेप कॉस्ट बराबर हो तमाम स्टेप की। क्लियर हो गई बात। तो आपने जब भी बीएफएस को बताना है कि ऑप्टिमल है, आपने साथ में लिखना है स्टेप कॉस्ट इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, एक आखिरी चीज सुन ले इसकी और फिर जो है मतलब आखिरी तो नहीं है, सेकंड लास्ट है। मैंने आपसे 2 चीजें कही थी, टाइम और स्पेस। देखिए टाइम क्या होता है, टाइम वो होता है जो आप गुजार चुके होते हैं। एक ही बात है, अगर कॉस्ट सेम है तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम क्या होता है, टाइम वो होता है जो आप गुजार चुके हैं। मैंने इस सेमेस्टर में 4 वीक गुजार दिए हैं, तो ये टाइम में स्पेंड कर चुका हूं। तो जब मैं सर्चिंग करना था तो मैंने पहली नोट, दूसरी नोट, तीसरी नोट, चौथी, पांचवी, छठी, 7, मैंने 7 नोट सर्च कर ली थी, चेक कर ली थी। ये कहलाएगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये मेरा कहलाएगा टाइम। अब एक नोट को सर्च करने में, एक नोट को एक्सेस करने में फर्ज कर लें कोई नैनो सेकंड लगते हैं, तो 7 नोट्स को आपने सर्च किया, ये कहलाएगा आपका टाइम। क्या कहलाएगा, टाइम। ये हो गई बात। जिन नोट को आप एक्सप्लोर कर चुके हैं वो कहलाता है टाइम। और स्टोर जितनी नोट्स को आपने किया हुआ, देखिए मैं जी पे पहुंच गया था लेकिन मेरे पास HIJ मौजूद थे सिस्टम में, तो ये मेरा कहलाएगा स्पेस। क्या कहलाएगा, ये स्पेस। और ये क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टाइम वो है जिन नोड को आप एक्सेस कर रहे हैं। स्टोरेज क्या है या स्पेस क्या है, वो जो आप स्टोर करके रख रहे हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, बड़ी क्लासिक एग्जांपल है, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ये देखिएगा, फर्ज कर लीजिए ये ट्री है ए और इसके 100 चाइल्ड हैं, 1 से लेके 100 तक। ये सब्जी बना रहा है, ये 1 से लेके 100 तक चाइल्ड है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। मतलब इसका ब्रांचिंग फैक्टर 100 है। कितना है इसका ब्रांचिंग फैक्टर, 100। इसका मतलब है जब मैं इसमें ट्रैवर्सिंग करूंगा तो मेरे पास जैसे ही मैं ए पे आऊंगा, ए मेरा आंसर नहीं होगा,
तो 1 से लेके 100 तक मेरे पास चाइल्ड सेव हो जाएंगे यहां पर, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब इसके भी 100 चाइल्ड है, मतलब हर 100 के 100 चाइल्ड है, और मैं यहां खड़ा हूं, मेरा आंसर है 2, मेरा आंसर है 2। अब मैं जब मैं 1 पे पहुंचा, 1 डिलीट की, 1 के 100 चाइल्ड मैंने सेव कर दिया, उनको मैं कह रहा हूं 101 से लेके 200 तक। इसका मतलब है मेरे पास स्टोरेज में कितने लोग हो गए, एक मिनट अमार में जवाब देता हूं। अब गोल में मैंने कितना, स्टोरेज में कितना था 199, जैसे ही मैं 2 पे पहुंचा 2 मेरा आंसर आ गया। तो मैंने सिर्फ कितनी नोड को चेक किया, ए को, 1 को और 2 को, कितनी नोड को चेक किया, 3 को। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 3 आया, लेकिन स्टोरेज में मैंने कितने लोगों को रखा है, 199 को। तो स्पेस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है। क्या ये बात समझ में आ गई? स्पेस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है। स्पेस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है। तो स्पेस वो है जो आप स्टोरेज कर रहे हैं, स्पेस डिपेंड करता है चाइल्ड पे। हो सकता है आपकी स्टोरेज में भरपूर चीजें और आपका आंसर शुरू में मिल जाए। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अमार ने एक सवाल पूछा, अल्फाबेटिकल का कुछ पूछा था, ठीक है, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था। देखिए बेटा, आप जो मैचिंग कर रहे हैं ना, वो ये ना सोचे कि ये ए लिखा है, ये कोई स्टेट है, ये स्टेट हो सकती है, एक टाइप बदलेगी, ये वाली स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपका गोल हो सकता है कि 4 इधर हो। तो आप मैच करेंगे, आपको पता चलेगा ये आंसर नहीं है। जैसे आपने कल असाइनमेंट सबमिट किया, सबने, आप सबने असाइनमेंट सबमिट किया है, आप हर नोट पे पहुंच के क्या कर रहे थे, अपने गोल से मैच कर रहे थे। तो आपने जो बनाया है, अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करूं तो मेरा 5-6 में ही बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूरी नहीं है, नोट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन पढ़ाने में आसानी रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फर्दर फिर हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि सर फायदा क्या है? सर फायदा ये हो गया कि ये बीएफएस जो है सर ये कंप्लीट है, सर ये ऑप्टिमल भी है। ऐसा ही है, इफ स्टेप कॉस्ट इज इक्वल टू 1। सर इसका टाइम और स्पेस, ठीक है, टाइम और स्पेस, तो सर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है अगर ब्रांचिंग फैक्टर बहुत हाई हो। अगर ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा हो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। अब ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा है, जैसे मैंने बोला 100 था, तो कितना बड़ा हमारे पास स्पेस आ जाएगी। अच्छा, मीटिंग एंड हो गई, आप लोग फौरन ज्वाइन कर लीजिए।